नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्वे डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न जो हैं सिर्फ ईवीएस पेडागोजी के ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन आपको आने वाले आपके टेट एग्जाम, चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या एस टेट कोई सी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है यहाँ पर, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो, शिक्षक ऐसा प्रश्न बच्चों से जब करती है तो इस प्रश्न के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। बिजली के दोतों के बारे में शिक्षार्थियों को आकलन करना, या दोतों का मतलब आप नहीं समझते हैं तो स्रोत हम उनको कहते हैं जहां से बिजली हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और बी विकल्प है शिक्षार्थियों के संकल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। सी है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। डी है समुचित तरीके से बिजली प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया कि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो बच्चे जब इस प्रश्न को सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के बारे में, जो पूछा गया प्रश्न है इसके बारे में चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उद्देश्य है वो आता है शिक्षार्थियों के कल्पना परक, चिंतन परक कौशलों के विकास करना शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य होगा। तो बी विकल्प इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों को सम्मिलित करने के क्या कारण है? तो यहां पर 4 कारण इस प्रकार से हैं। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकसित करना, या फिर विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, सी मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, डी है यहाँ पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन करना। तो देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और उसमें पाठ्य पुस्तक में जब कविताएं कहानी सम्मिलित की जाती है तो उनका जो कारण होता है वो यहाँ पर होता है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। आमोद प्रमोद प्रदान करने का मतलब है बच्चे मनोरंजन के साथ में जो अधिगम है उसको प्राप्त करें। तो यहाँ पर जब विद्यार्थियों को आमोद प्रमोद प्रदान किया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो आनंद के साथ में अधिगम को प्राप्त करते हैं। तो बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, इसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो देखिए, अच्छी प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की पाठ्यचर्या है उसमें पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होना चाहिए, या फिर अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और डी है यहाँ पर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी जो ईवीएस पाठ्यचर्या हो उसमें अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये उसमें शामिल होना चाहिए। और बी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में प्रश्नोत्तर जो तकनीक होती है इसका सबसे अच्छा उपयोग किस बात के लिए कर सकते हैं? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने, और डी है यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा में जो ईवीएस की पढ़ाई जब हो रही है उसमें प्रश्नोत्तर तकनीक जो है वो शिक्षार्थियों में सीखने के जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इस तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। और बी विकल्प जो होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी से हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह के लिए पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का क्या उद्देश्य है? तो ये कथन भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमने देखा था बिजली वाला प्रश्न। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी विद्यार्थियों को क्या उद्देश्य मिलेगा, कौन सा कौशल बच्चों के अंदर विकसित होगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी उनका जो कौशल होगा वो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना, सोचने, विचारने की कुशलता जो होगी बच्चों के अंदर वो विकसित होगी। और इसके लिए सी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? देखिए यहाँ पर प्रश्न नहीं के रूप में है।
वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर बी है प्रत्येक छात्र को वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडार दिखाना, या फिर डी है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो देखिए, जब यहाँ पर हम बच्चों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में संवेदनशील बना रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे बच्चे उतने ज़्यादा संवेदनशील नहीं होंगे। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं होगा। चलिए, क्योंकि हम बच्चों को वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं, तो हम शुरुआत से उनको लट्ठे दिखा करके नहीं कर सकते, भंडार दिखा करके। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन करती है। यह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो देखिए, यह शिक्षार्थियों की मदद किस प्रकार से करेगा? दैनिक समय में समय सारणी की जो चर्चा है, चर्चा में बदलाव, या फिर कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, सी है जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, फिर या जीव जंतु के संरक्षण कौशलों के विकास हेतु। तो देखिए, यहाँ पर जो भ्रमण का आयोजन करती है, तो ये भ्रमण बच्चों की किस प्रकार से मदद करेगा? तो ये करेगा उनको कक्षी जो अधिगम होता है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रश्मि को यह नहीं सिखाया जाता कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे, जैसे प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तय करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो ये जो 4 चरण यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन चरणों का सही क्रम कौन सा होगा ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, यदि हम चरणों का एक सही क्रम देखें तो यहाँ पर 4 कूट के रूप में यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें 2 3 2 4 1 3 इस प्रकार से ये दे रखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ सीधे उत्तर को टिक करता हूँ। पहला उत्तर जो होगा ये हमारा इसमें सही होगा। अब पहले उत्तर में देखें तो 2 4 1 3, तो 2 का मतलब है पहले रूपरेखा तैयार करना, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना, 2 नंबर इसको मिलता है, और 1 नंबर मिलता है, 1 को मिलता है तीसरा नंबर। ठीक है, फिर प्रश्न लिखना, और इसी के साथ में अगला जो क्रम हमारा होगा वो होगा 3 नंबर, बाद में संपादन करना। तो इस क्रम में ये जो चरण है ये होना चाहिए। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। इनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अब क्या यहाँ पर बेहतर सुझाव इनका हो सकता है? कार, स्कूटर आदि व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हमें पर्सनल वाहन की भी आवश्यकता होती है। और घर बाहर अक्सर आने जाने से बचना, ये भी संभव नहीं है। सी है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करना, और डी है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। देखिए, इंजन की जांच करना वो तो हमारा निजी फ़ायदा होता है। यहाँ पर डी विकल्प यदि देखें तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ये सबसे बेहतर सुझाव होगा अपने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए, और डी विकल्प ही इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो यहाँ पर हम देखें कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बी है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, सी है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, और डी है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो देखिए, यहाँ पर इस भ्रमण के लिए जो अप्रासंगिक होगा वो है अपना दिन भर का पूरा बस्ता साथ लेकर आना। ये यहाँ पर सरासर अप्रासंगिक होगा, और बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। इसका भ्रमण से बस्ते का कोई उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो यहाँ पर बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर
बी है विषय उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। सी है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। और डी है जल संरक्षण के बारे में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को एक प्रभावपूर्ण तरीके से जलाभाव के विषय पर आंकना है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें ये प्रश्न दे सकते हैं कि यह पता करके कि अपने दैनिक जीवन में उन्होंने जल की बचत कैसे प्रारंभ की। और सी विकल्प यहाँ पर बहुत अच्छा कथन होगा इस विषय में, तो सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति यहाँ पर अधिक से अधिक प्रभावी होगी। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर उस शिक्षण युक्ति की जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, विभिन्न खेलों की खेल कार्ड बनाना उन शिक्षार्थियों को दिखाना। बी है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और सी है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने को और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। डी है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि खेल जो हम खेलते हैं, इस प्रकरण में हम शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता चाह रहे हैं और इसके लिए हमें शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग तरह के खेल खिलाना। तो निश्चित रूप से वो अधिकतम भागीदारी यहाँ पर दिखा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। स्मरण प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, और डी है यहाँ पर सहयोग। तो यहाँ पर न्याय और समानता के प्रति चिंता ये अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित से उपयुक्त संकेत नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, तो उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को सही नहीं समझ पाए। इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को प्रकरण रोचक नहीं लगा, या फिर उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो निश्चित रूप से शीला ने ही यहाँ पर प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। यही इसमें हमारा उत्तर होगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य रिक्त स्थान में सुधार लाना है। तो देखिए कल्पना परक प्रश्न जो है जब वो पूछ रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आप प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं तो उत्तर को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर चिंतन कौशल जो है उसको सुधार करना ही यहाँ पर आंचल का उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प इसमें हमारा उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ईवीएस संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है और इससे आप समझ ही पाएंगे। ईवीएस संक्षेपण जो है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के संक्षेपण के रूप में प्रयुक्त होता है और सी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक एक पाठ जो है सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को कैसे खोजें और सीखें। बी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना और डी है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि चीज़ों को कैसे खोजें और सीखें। तो यहाँ पर ए विकल्प इसके लिए उद्देश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है सालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए। या फिर बी है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। सी है यहाँ पर
शिक्षार्थियों से कहना है कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्यान करनी चाहिए। और डी यहाँ पर सीए कक्षा डी कक्षा श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो देखिए, जब हम पोषण पर आधारित जो प्रकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। मतलब सबके टिफिन बॉक्स खुलवा करके उसके बाद में हम बच्चों से उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे जब टिफिन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें तरह तरह के पोषक तत्व से संबंधित भोजन हो सकता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर भी जो उद्देश्य नहीं है उसे हमें पहचानना है। और यहाँ पर है, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। देखिए, उद्देश्य नहीं की बात जब हो रही है तो कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करे, यही उद्देश्य नहीं होगा। पहला ही विकल्प इसके लिए उत्तर बन जाता है। जी हाँ, और बाकी के जो विकल्प हैं आप देख सकते हैं, बच्चों को प्रेरित करना है, अपने परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है और बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सभी उद्देश्य शामिल होते हैं। पर कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करना ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक कल्पना परक प्रश्न पूछना, और डी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो देखिए, जिज्ञासा जब जागृत करना है तो इसके लिए सबसे प्रभावी जो तरीका यहाँ पर हो सकता है वो होगा उनमें गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। सी विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्नों से करते हुए सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न, जैसे शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, या फिर डी है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न जब शिक्षिका करती तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है कक्षा के अंदर वो क्या होता है कि चिंतन को उद्दीप्त किया जाए और बच्चे उस विषय वस्तु पर चिंतन करने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों के अंदर एक उत्सुकता, एक उत्साह का संचार हो, और इसीलिए हम प्रश्न प्रकरण जो होते हैं या प्रश्न पूछते हैं। तो बच्चों का चिंतन सीमित करना, देखिए सीमित करना यहाँ पर जो डी विकल्प बता रहा है कि बच्चों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, यही इसमें गलत होगा, सबसे कम प्रभावी होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष शीर्षक पाठ जो है स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप की भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है और यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को भी समझने में मदद करती है। अब देखिए, ये जो पाठ शामिल किया गया है तो निश्चित रूप से इसका क्या उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है। अब इसके लिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि केवल डी, ए, बी, सी और सी वाला दिया है ए, बी, सी, डी और डी में दिया है केवल ए। तो देखिए, यदि यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से ये जो पाठ है, इस पाठ से हमें अंतरिक्ष यात्री की ज़िंदगी में झांकने का अवसर भी मिलता है। हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्रियों की जो ज़िंदगी होती है उसमें वो वहाँ रहते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इसी के साथ में यदि हम बात करें तो ये घटना स्पेस की जो भौतिक स्थिति है उनका भी वर्णन करती है। इसी के साथ में पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को भी चुनौती देती है और गुरुत्वाकर्षण की जो अवधारणा उसको भी समझने में मदद कर देगी, क्योंकि
निश्चित रूप से हम देखें कि वहाँ पर हमारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, तो कैसे चीज़ें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमारी नीचे की ओर खींच चली आती है, या कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। परंतु हम देखते हैं इस पाठ में ये सब हमें बताया गया है कि जैसे आंसू है या पानी है, वो सब हवा में तैरता रहता है, वो नीचे नहीं गिरता है। खाना जो है वो भी इधर उधर उड़ता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा भी हमें समझने का अवसर मिलता है इस पाठ से। तो सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, जिसमें ए बी सी डी दिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो नहीं होना चाहिए वो हमें इसमें देखना है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये वास्तविक कहानी घटनाओं को शामिल करती है, ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और डी, यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो विशेषता नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर रहेगी सी, ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थियों, और डी है सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी जो प्रतिभागियों हैं उनकी सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें, शिक्षक को ये यहाँ पर करना चाहिए। और क्रियाकलाप यहाँ पर हो रहा है तो निश्चित रूप से सभी की सक्रिय भागीदारी उसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, बी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, डी है भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्यावरण का जो उद्देश्य संबंधित नहीं होगा वो विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत प्रत्यय हैं, उनको रट कर याद कर लेना, ये इसमें उद्देश्य संबंधित नहीं होगा। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषयानुसार उपागम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक कौशल नहीं है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, और डी है अवलोकन करना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं निर्धारण जो है ये कौशल नहीं है, और ऑप्शन बी इसमें उत्तर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण या तकनीकें हैं। परियोजना, बी है क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण, और यहाँ पर कूट इसके लिए नीचे दिए हैं जिसमें दिया केवल बी और सी, केवल डी, ए बी सी डी, और डी है ए और बी। तो यहाँ पर जो आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है उन्हें हम देखना है कि कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। तो यदि देखें यहाँ पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, तो यहाँ पर ए बी होगा, बी बी और सी बी और डी बी, यानी कि ए बी सी डी चारों इसमें शामिल होंगे, और सी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर्विषयीय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और सी है यहाँ पर
विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और डी है विज्ञान, समाज विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, विषय वस्तु की पद्धति और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो अंतःविषयीय प्रकृति होगी वो पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित किस प्रकार करेगी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, शिक्षा, विषय वस्तु, पद्धति के प्रयोग, और इसके लिए होगा डी विकल्प हमारा उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होगा। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, और डी है आकलन के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ए, बी, डी या फिर ए, सी, डी, ए, बी, सी, डी, और यह डी है ए, बी, सी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होगा वो यहाँ पर होगा ए, बी, सी, डी, चारों ही यहाँ पर उद्देश्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी है यहाँ पर दूसरा कथन, ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। सी थर्ड है यहाँ पर शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, और फोर्थ है यहाँ पर किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर उत्तर हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो सकता है 1, 2 और 3, यानी कि पहला कथन, दूसरा और तीसरा, ये इसमें सही उत्तर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ, कविताएं आदि। अब यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, नीचे जो कोड दे रखे हैं इनसे। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो सकता है वो होगा निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प, जिसमें चारों ही कथन जो हैं वो शामिल हैं इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं, और इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, और बी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए दिए गए के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, और डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब वृक्ष संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाना है, तो एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। बी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे के अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। थर्ड है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना, और इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। देखिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये इसमें हमें चयन करना है, और इसके लिए क्या यहाँ पर हमारा उत्तर हो सकता है। तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव उतना नाम याद करने के लिए बच्चों की पहल। तो देखिए जितनी अधिक शब्द लगा दिया तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अधिक बच्चे उसको नाम याद नहीं कर पाएंगे, और यही यहाँ पर प्रोत्साहन बच्चों को ऐसा नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त यहाँ पर सुधारात्मक
उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और डी है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो देखिए, यदि उस बच्चा यहाँ पर अनियमित रूप से कार्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी अनियमितताओं की जांच करना, उसके कारणों को जानना, सही मार्गदर्शन उसे देना, और सी इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने मेरे बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू हुआ, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला, और कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना, बी को गलत। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम के आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत होता है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी, यह क्रियाकलाप पत्तियों में सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित था, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी, बच्चे बहुत प्रकार से संदर्भों को अपनी कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। डी है, अपने अनुभवों पर निर्भर होते हुए बच्चों के वर्गीकरण बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा? तो देखिए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है, स्तरीकृत है, और इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो बच्चों ने जो वर्गीकरण किया था, जैसे उसमें नींबू, आम, तुलसी, नीम, पुदीना आदि दवाओं वाली पत्तियों और गुण रहित पत्तियों में बांटा था। तो ये एक दो विशिष्ट रूप से उन्होंने वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल वह कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखें, प्रोडो के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता का अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सी, बच्चे दूसरे बच्चों से बात बहस करना अधिक सीखते हैं। और डी, समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क यदि प्रस्तुत करते हैं तो वो कथन होगा यहाँ पर डी वाला, समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अधिक अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और डी है, सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को रुचिकर लगे। ये चार कथन हैं, यहाँ पर चार विचार हैं, और इनके लिए जो उत्तर हैं ये हमारे नीचे दे रखे हैं, जो कि बी डी बी सी, ए बी डी और ए सी डी। तो यहाँ पर कौन सा हमारा उत्तर हो सकता है कि जिन विचारों का, निम्नलिखित विचारों में से आप किनका ध्यान रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो उसके अंदर। तो पहला कथन हो जाता है, लड़के लड़कियों को सामान्य रूप से यानी कि समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी ठीक है। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ए बी और डी इसके लिए यहाँ पर उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, या फिर डी है अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो देखिए, यदि हम देखें यहाँ पर तो प्रयोग की संभावना इसमें नहीं है।
बाकी चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति सभी कौशलों की संभावना इसमें है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजनाभूत विचार दिए हैं और ये इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो जो विचार यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है वो यहाँ पर देखना है। तो कुछ सब्जियां ठीक है, ये हमें देखना है ना, ठीक है। तो कुछ सब्जियां फल होती है, ये बिल्कुल सही है। कुछ सब्जियां जो होती है वो फल होती है। चलिए आगे देखें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों को समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए और तकनीकी औपचारिक होना चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यदि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है जब वो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होगी तो बच्चों को अधिगम से काफ़ी सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। प्रश्नों के उत्तर होंगे शिक्षकों को स्व आकलन या फिर बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, डी बच्चों का स्व आकलन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों का स्व आकलन होगा इन प्रश्नों के माध्यम से और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य यहाँ पर है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन से यहाँ पर सही हैं? तो ए, बी, डी या बी, सी, डी, ए, सी, डी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो निश्चित रूप से इसमें डी विकल्प इसका उत्तर हो जाता है, ए, बी और सी। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र कौशल या शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, बी शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, सी शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, डी शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो कौन सा इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर बनेगा? तो ये बनेगा इसमें डी वाला, शिक्षार्थियों की सहायता करना और वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं। ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपगमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त। तो इसके लिए क्या कोड हो सकते हैं? केवल बी, केवल डी, ए और बी और डी है केवल बी और सी। तो देखिए यहाँ पर जो इसके लिए कूट होंगे वो होंगे केवल डी, अमूर्त से मूर्त, केवल इसे छोड़कर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना और डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए वो होगा यहाँ पर
सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों को विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, इसके बाद चर्चा करें। और डी है, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार से भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो देखिए, इस विषय को पढ़ाने के लिए हमें सर्वोत्तम विधि यहाँ पर क्या हो सकती है? तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन पदार्थों को एक प्रोजेक्ट के रूप में हम उन्हें कार्य दे सकते हैं। और बी इसके लिए यहाँ पर सर्वोत्तम विधि होगी। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1-2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 की आगे की कक्षाओं के लिए है, 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और डी है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। चलिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे जो थे मिसप्रिंट थे और उसके बदले में हम 2 क्वेश्चन आपको और उपलब्ध करवा रहे हैं। एक 37 नंबर का था और एक 45 नंबर का। तो चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य क्या उद्देश्य है? कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, और डी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से जो उपयोग किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो इनके उद्देश्य जो होते हैं वो होंगे सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये बहुत सस्ता संसाधन है, आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन समुदाय सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, और डी इसके लिए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।